नमस्कार दोस्तों, आरबीएससी अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रसायन विज्ञान की जो हमारी क्लास चल रही थी, इसमें हम चैप्टर नंबर 8 को पढ़ रहे थे और इसे हम आज आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि किस प्रकार से एस ब्लॉक तत्वों को याद किया जाता है। अब हमें पता है दोस्तों, एस ब्लॉक तत्वों को हमने याद कर लिया। इसे हमने दो भागों में बांटा था, एक थी लेंथेनाइड श्रेणी और दूसरी थी एक्टिनाइड श्रेणी। अब हम आज बात करेंगे दोस्तों एक एक श्रेणियों के गुणधर्मों की। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? वो शुरुआत करेंगे दोस्तों लेंथेनाइड श्रेणी से। तो दोस्तों आज हम शुरुआत कर रहे हैं लेंथेनाइड श्रेणी से। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको शेयर करना न भूलिया करो। बिल्कुल सारे जगह सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों, ताकि आपका प्यार इसी प्रकार से बना रहे तो हम आगे की क्लासेस जल्दी से जल्दी लाते रहे। देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं लेंथेनाइड श्रेणी की। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से कहाँ तक होती है ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। दोस्तों इसकी शुरुआत होती है सीने पर नदियां, याद आई होगी लाइन, तो सी से स्टार्ट हुई थी और लास्ट में क्या आई थी? अरे तुम यूं ही लौट आई, तो लौट आई तो एल यू। बिल्कुल दोस्तों, ये स्टार्टिंग वाला तत्व या आखिरी तत्व है, ठीक है। तो यहाँ से सी से स्टार्ट हुए एल यू पर ये समाप्त होती है और इसकी जो रेंज होती है दोस्तों वो 58 से 71 है, यानी कि परमाणु क्रमांक 58 से लेके 71 तक लेंथेनाइड श्रेणी होती है। देखिएगा टोटल तत्वों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? इसमें कुल तत्वों की संख्या हो गई यहाँ 14 जो हमारे लेंथेनाइड श्रेणी में आते हैं। अब दोस्तों आगे की बात सुनिएगा आप। देखिए जो लेंथेनाइड श्रेणी होती है इन्हें हम हमेशा एल एन के रूप में प्रदर्शित करते हैं, यानी लेंथेनाइड श्रेणी को लिखने का तरीका क्या रहेगा? इसे हम एल एन के रूप में लिखेंगे। अब एल एन के रूप में क्यों लिखते हैं ये देखिएगा, क्योंकि जो सीरियल में दोस्तों सी 58 नंबर वाला, इससे जस्ट पहले एल एन लेंथेनम तत्व आता है। ये दोस्तों सी से जस्ट पहले जो एल एन तत्व आता है जहां से ये सीरीज टूटती है, इस सीरीज का बंटवारा होता है। तो दोस्तों एल एन यानी लेंथेनम के बाद में इस सीरीज का निर्माण होता है, यानी इसकी स्टार्टिंग एल एन से होती है, इसीलिए इसको लेंथेनाइड श्रेणी नाम दिया गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है लेंथेनाइड श्रेणी का। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा इस बात को दोस्तों, ये जो लेंथेनाइड श्रेणी है इसे हम एक नाम से जानते हैं, इसे अभी हम बताते हैं। रुकिए, इसको हम प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसे हम प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों जानते हैं? क्योंकि जो एस ब्लॉक होता है या एस उपकोष होता है दोस्तों, इस एस उपकोष की देखिए जो 1F होता है इसका अस्तित्व नहीं होता, इसी प्रकार 2F होता है दोस्तों, इसका अस्तित्व नहीं होता, 3F होता है इसका भी अस्तित्व नहीं होता। एफ उपकोष की स्टार्टिंग कहाँ से होती है दोस्तों? 4F से इसकी स्टार्टिंग होती है, तो इनका अस्तित्व नहीं होता। तो F के लिए जो सबसे पहली श्रेणी बनेगी दोस्तों वो कहाँ से बनेगी? 4F से बनेगी। और लेंथेनाइड श्रेणी को हमने 4F श्रेणी कहा था, याद हो, बिल्कुल पता होगा आपको कि दो श्रेणियां होती है इसमें 4F और 5F। तो 4F श्रेणी को हमने लेंथेनाइड श्रेणी दिया था और ये इसकी F की पहली श्रेणी है दोस्तों, प्रथम श्रेणी है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया? क्योंकि F ब्लॉक तत्वों को हम अंतर संक्रमण श्रेणी, अंतर संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसको क्या नाम दिया हमने? प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम आपको बता रहे थे इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि दोस्तों इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 4F से होगी। तो देखिए 4F इसमें पाया जाएगा। अच्छा, 4F के बाद में दोस्तों 5G होगा और इसके बाद में 6F होगा। दोस्तों ये केवल आपको वो उपकोष बताए हैं हमने जिनमें इलेक्ट्रॉन परिवर्तित होता है, इलेक्ट्रॉन बदलता रहता है। इन्हीं के इलेक्ट्रॉन परिवर्तन के कारण इन तत्वों के गुणधर्म हमें प्रदर्शित होते हैं। अब देखिएगा आप F में जो संख्या होती है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की वो 1 से लेकर 14 तक होती है। और D की बात करें दोस्तों तो इसमें या तो 0 होगा या 1 होगा। हालांकि D के अंदर दो अधिकतम 10 तक आ सकते हैं, लेकिन F श्रेणी में हमेशा दोस्तों या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा। और S वाले कक्षक में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन पाए
जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया दोस्तों, 4s1 to 14, 5d0 to 1 और 6s2। ठीक है दोस्तों, ये हुआ इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस प्रकार से ये थे लैंथेनाइड श्रेणी के कुछ सामान्य गुणधर्म। चारों के चारों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिएगा दोस्तों, आगे इसके गुणधर्मों पर चलते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी के कुछ गुणधर्मों को हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो गुणधर्म आता है दोस्तों, वो आता है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिएगा, ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या है दोस्तों, कि कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या ग्रहण करता है, उसी हिसाब से हम उससे धनायन या ऋणायन लगा करके उस ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ जो लैंथेनाइड श्रेणी होती है दोस्तों, यानी Ln, ये सामान्य तौर पर एक सामान्य कंडीशन की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। तो सामान्य कंडीशन में क्या होती है, लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो आसानी से 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों ये Ln3+ बनाता है। बड़े ही आसानी से दोस्तों 3 इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर देते हैं और इस प्रकार से Ln3+ बनाता है। यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था दोस्तों इसकी कितनी हुई, 3+ या +3। तो ऑक्सीकरण अवस्था दोस्तों सामान्य केस में तो होगी +3, लेकिन दोस्तों जब हम कभी भी या तो पूर्ण भरने के पास में पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन, यानी पूर्ण भरित, ठीक है दोस्तों, या कक्षा पूर्ण रिक्त हो जाए, या दोस्तों अर्धपूरित हो जाए। इस केस में क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों का समायोजन होता है। जिस प्रकार से हमने डी कक्षक में पढ़ा था क्रोमियम और कॉपर को लेकर के, वहाँ एस में जब इलेक्ट्रॉन एक आया था दोस्तों, उसको हटा करके हमने आगे पहुंचा दिया था। सॉरी, जब 2 इलेक्ट्रॉन थे दोस्तों, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन को आगे पहुंचा दिया था। ये क्या था, हमने क्रोमियम और कॉपर के लिए। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ भी होता है कि जब पूर्ण भरित होंगे या रिक्त होंगे या अर्धपूरित होंगे, क्योंकि दोस्तों ये कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं, तो इस केस में इलेक्ट्रॉनों का समायोजन होता है। और समायोजन के परिणाम स्वरूप दोस्तों ये +3 न रह करके या तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा या +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था या +2 या +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। सामान्य केस में +3 दर्शाते हैं, बाकी इन वाले केसों में दोस्तों ये +2 या +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जो पहला तत्व होता है इस श्रेणी का, सीरियम, Ce, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करता है, इसके अंदर ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। इसका कारण क्या है दोस्तों, इसका कारण ये है क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हट जाता है और वो क्या हो जाता है, पूर्ण रिक्त हो जाता है। या फिर हम ऐसा कहें, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हट करके इसको पूर्ण रिक्त कर देता है। और पूर्ण रिक्त हमें पता है दोस्तों ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ऑक्सीकरण अवस्था का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। सेकंड जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है इसकी आयनन विभव को लेकर या आयनन एंथैल्पी को लेकर। आयनन विभव या दोस्तों आयनन एंथैल्पी एक ही बात है, इसे ही हम आयनन विभव कहते हैं और इसका ही नाम आयनन एंथैल्पी है। देखिएगा क्या होता है, जो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं इनकी आयनन एंथैल्पी का मान दोस्तों कम होता है। इनकी आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। अब कम होने का परिणाम स्वरूप क्या होता है दोस्तों, ये बड़ी ही आसानी से 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं। ठीक है, आयनन एंथैल्पी का मान कम होने के कारण ही दोस्तों आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इसीलिए +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ कई बच्चों को ये नहीं पता होगा कि ये आयनन एंथैल्पी क्या है। हालांकि 11th क्लास में इसको काफी विस्तार से पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार मैं हल्का सा आपको समझा देता हूँ आयनन एंथैल्पी क्या होती है। देखिए दोस्तों, जब कोई हमारे पास परमाणु होता है और वो परमाणु दोस्तों गैसीय अवस्था में हो, ध्यान दीजिएगा वो सिर्फ और सिर्फ गैसीय अवस्था में होगा, उस केस में बात कर रहे हैं। तो इसका जो सबसे बाहरी कोश होगा दोस्तों, ये सबसे बाहर है, अंदर भी कोश होंगे कुछ, हमें उनसे लेना देना नहीं है।
जो सबसे बाहरी कोष होगा दोस्तों उसे किस नाम से जानते हैं हम? या तो कहेंगे संयोजी कोष या संयोजकता कोष, एक ही बात है दोस्तों। तो इसे हम संयोजी कोष कहते हैं, सबसे बाहरी कोष को। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे किस नाम से जानेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, आयनन एंथैल्पी क्या होती है? गैसीय अवस्था में कोई परमाणु के संयोजी कोष से जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको हम क्या करेंगे? निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एंथैल्पी मतलब दोस्तों ऊर्जा ही है, एनर्जी का दूसरा रूप ही है एंथैल्पी। एंथैल्पी या ऊर्जा एक ही बात है, आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो क्या कहा हमने? आयनन एंथैल्पी किसे कहेंगे? गैसीय अवस्था में किसी परमाणु के संयोजी कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होगी उस ऊर्जा को ही हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब हमने यहाँ क्या कहा कि आयनन एंथैल्पी का मान कम है। कम है मतलब कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कम ऊर्जा की आवश्यकता है तो बड़ी आसानी से 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा? ये त्याग कर देगा। तो दोस्तों आयनन एंथैल्पी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसका मान यहाँ कम होता है, इसीलिए ये आसानी से 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। अब दोस्तों अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं तीसरा नंबर का, और वो देखिएगा आप इसके अपचायक प्रकृति। अपचायक प्रकृति, ये दोस्तों इसका तीसरा गुणधर्म है, अपचायक प्रकृति। ठीक है दोस्तों, ये +3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ये हमने देखा था कि Ln क्या करेगा? Ln यानी लैंथेनाइड श्रेणी बड़ी आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसी कारण से दोस्तों इसकी अपचायक क्षमता होती है वो उच्च होती है। अपचायक क्षमता दोस्तों इसकी क्या होती है? उच्च होती है। ठीक है, तो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा उसकी अपचायक क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि यह आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और दूसरा परमाणु इस इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है इसलिए इसकी अपचायक क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फोर्थ जो गुणधर्म आता है वो आता है दोस्तों इसके धात्विक गुणधर्म को लेकर या विद्युत धनी प्रकृति। एक ही बात है दोस्तों, विद्युत धनी प्रकृति। देखिएगा विद्युत धनी प्रकृति का मतलब क्या है? यहाँ विद्युत धनी प्रकृति का मतलब क्या है दोस्तों? विद्युत के प्रति धन यानी धनावेश दर्शाएगा ये। अब किस प्रकार से वो देखिए, हमें पता है 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और इस पर धनावेश आएगा। इसी प्रकार से यानी हमने यहाँ देख लिया था दोस्तों, इसे हम बार बार देख रहे हैं तो इसे समझ जाइएगा ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ से कि ठीक है ये इस पर आवेश है दोस्तों। जब कभी भी किसी भी तत्व या परमाणु पर धनावेश हो, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, किसी तत्व पर धनावेश हो तो वो सीधे तौर पर धात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, यानी उसके अंदर धातु के गुणधर्म होते हैं। अब इस बात को आप समझ लीजिएगा कि जब 11th क्लास में हमने कभी धातु की परिभाषा पढ़ी थी तो उससे हमने क्या कहा था? धातु किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं उन्हें हमने धातु के नाम से जाना था। तो दोस्तों इनमें धात्विक प्रकृति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि आसानी से 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। और 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग क्यों करते हैं दोस्तों, ये पूछा जाए तो इसको आप किससे बताओगे? आयनन एंथैल्पी से इस कंसेप्ट को क्लियर करोगे। तो इस प्रकार से ये विद्युत धनी प्रकृति हो गई जो इसमें उच्च होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों तो देखिएगा, अब हम पढ़ते हैं जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया, देखिएगा दोस्तों जल से अभिक्रिया, जल यानी H2O, ये हमने लैंथेनाइड श्रेणी को दोस्तों Ln के रूप में प्रदर्शित किया, यानी लैंथेनाइड तत्व है ये जल से अभिक्रिया कर रहा है दोस्तों। जल यानी क्या हो गया? H2O। और दोस्तों इसको हम इस रूप में ना लिख करके इस रूप में लिख रहे हैं, H आयन को अलग दर्शा रहे हैं और OH आयन को अलग दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बता रहे हैं HOH, यह हमारे पास है दोस्तों जल। अब देखिएगा इनकी आपस में अभिक्रिया होगी। तो दोस्तों इतना हमें पता है, इस पर आवेश क्या होगा? 3+। ठीक है, इस पर आवेश होगा 3+ और यहाँ से जब इसको ब्रेक किया जाएगा दोस्तों इस पर प्लस आएगा और इस पर माइनस आएगा। तो ये प्लस वाला तो माइनस से जुड़ेगा, तो दोस्तों OH आकर के इस Ln से जुड़ जाएगा, Ln से ये OH जुड़ जाएगा। अब होता है क्या है दोस्तों, इसका जो आवेश होता है दोस्तों प्लस माइनस एक ही है, एक को लिखने की आवश्यकता नहीं होती।
तो इसका जो आवेश होता है दोस्तों इस तत्व के नीचे आता है, तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और इसका जो आवेश होगा वो इसके नीचे जाएगा, यानी कि यहाँ 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो हाइड्रोजन है ये जाकर के दोस्तों क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगी। बात समझ में आई। ये OH इससे जुड़ करके एक क्षारक का निर्माण करेगा दोस्तों, ये क्षारक हो गया यहाँ। ठीक है, और बाकी बची जो दोस्तों हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगी। इस प्रकार से हमने क्या समझा कि लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो जल से अभिक्रिया करके क्षारक का निर्माण करते हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा यहाँ से जो देखिए, अच्छा दोस्तों इसको संतुलित आप खुद कर लेना भाई, इसमें कितना कितना इलेक्ट्रॉन कहाँ कितना चाहिए वो हम आपको नहीं सिखाएंगे यहाँ। ठीक है, अब आप इस चीज को देखिएगा कि इस क्षारक के ऊपर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है, हम श्रेणी की बात करें दोस्तों लैंथेनाइड श्रेणी में, इसके अंदर क्या होता है, कहाँ से कहाँ से रहती है, सी से दोस्तों लोड आई। ठीक है, यहीं तक भी। तो ये क्या होता है दोस्तों लेफ्ट से राइट, ये लेफ्ट पोजिशन है इसकी और ये दोस्तों राइट पोजीशन है इसकी। ठीक है, तो हम जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं दोस्तों तो आकार में क्या होती है, हमेशा आकार में क्या होती है दोस्तों, कमी आती है। आकार में क्या होती है, हमेशा कमी आएगी। आवर्त सारणी में कभी भी बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में कमी आती है। अब देखिए आकार में कमी आएगी दोस्तों, तो आकार सीधे तौर पर उसकी क्षारकीय क्षमता को भी कम करेगा, यानी कि जैसे जैसे आकार कम होगा दोस्तों उसमें क्षारक की क्षमता भी, क्षारक के गुणों की क्षमता भी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब यानी यहाँ से बात करें CeOH का होल प्राइस दोस्तों, ये तो ये तत्व बनाएगा और ये सबसे लास्ट वाला है दोस्तों वो इस प्रकार से बनाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका क्षारकीय गुणधर्म ज्यादा होगा जबकि आकार कम होने पर क्षारकीय गुणों में कमी आ जाएगी। तो दोस्तों इस बात को भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्यों होगा क्षारकीय गुणों में कमी, क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ आकार में क्या हो रही है कमी, यानी जिसका आकार कम उसमें क्षारकीय गुणधर्म भी कम होगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको दोस्तों, ये होगी जल से अभिक्रिया। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होती है। दोस्तों ऑक्सीजन से अभिक्रिया किस प्रकार होगी इस चीज को अब हम देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा ऑक्सीजन से अभिक्रिया, और बड़ी आसानी से आप इस चीज को कर सकते हो, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अगर अभी वाला पॉइंट आपको समझ में आया था तो ये पॉइंट आपको आसानी से क्लियर होगा। ऑक्सीजन से अभिक्रिया यानी लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व Ln लिखा, इसका आवेश 3+ है दोस्तों। ऑक्सीजन तो ये हो गया O2। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता है ऑक्सीजन पर आवेश क्या आता है दोस्तों, -2 आता है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार समझिए, ये Ln है, इस पर 3+ है और ये ऑक्सीजन है दोस्तों, इस पर 2- है। तो ये 2 तो इसके नीचे आएगा और ये 3 इसके नीचे जाएगा। इसका मतलब तत्व का निर्माण क्या होगा, Ln2 आ गया O, दोस्तों O और इस पर कितना आएगा 3। इस यौगिक का निर्माण होगा जिसे हम ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन से आसानी से हम अभिक्रिया बता दिए कि जब भी लैंथेनाइड के साथ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, उनसे ऑक्साइडों का निर्माण होगा। तो ये भी अभिक्रिया आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों हाइड्रोजन से अभिक्रिया। बिल्कुल दोस्तों इन चीजों को आप क्लियर करते चलिए, समझते चलिए। हाइड्रोजन से अभिक्रिया, अब देखिएगा हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा रहे हैं। अब सीधी बात है दोस्तों, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्राइड बनाएंगे। ऑक्सीजन से ऑक्साइड, हाइड्रोजन से हाइड्राइड। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये प्लस है तो डेफिनेटली ये कैसा होगा, ये माइनस ही प्रदर्शित होगा। सीधी बात है, प्लस वाले से अभिक्रिया कौन करेगा, नेगेटिव वाला। तो हाइड्रोजन पर माइनस, या तो +1 आता है दोस्तों या -1 आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे इसको, ये Ln3+, हाइड्रोजन पर -1, तो 1 यहाँ आएगा दोस्तों, 3 यहाँ जाएगा, क्या बनेगा LnH3। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हाइड्राइड का निर्माण होगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों हेलोजन तत्वों से अभिक्रिया। दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक ही कंसेप्ट है। अब देखिए हम यहाँ अभिक्रिया करा रहे हैं दोस्तों हेलोजन तत्व। हेलोजन को हम X के रूप में प्रदर्शित करते हैं, हेलोजन तत्वों से अभिक्रिया। अब अगर किसी भाई को, किसी स्टूडेंट को ये दिक्कत आ रही हो सर ये हेलोजन क्या है, तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि आपको इस लेवल पर पता होना चाहिए 12th क्लास में आप हेलोजन तत्व किसे कहते हैं। जो वर्ग नंबर 17 होता है हमारी आवर्त सारणी में वो हेलोजन तत्व कहलाते हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, ये कहाँ से स्टार्ट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और दोस्तों एक कौन सा होता है एस्टेटीन। ये सारे के सारे वर्ग 17 होता है दोस्तों। ये पूरा का पूरा ये क्या होता है हमारे पास हेलोजन तत्व होता है।
ठीक है। और 11वीं क्लास में आपने याद किया होगा अपने अपने लेवल के हिसाब से कुछ कुछ देखिएगा। इससे कैसे अभिक्रिया करेंगे, तो ये हमारे पास लेंथेनाइड तत्व है दोस्तों, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाई, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाई, हेलोजन से अभिक्रिया करके हेलाइड बनाएगी। हेलाइड ये H2 लिखा दोस्तों, ये माइनस ए की प्रदर्शित करेगा तो फिर सेम टू सेम हाइड्रोजन की तरह हो जाएगा LnH3, ये हेलाइड हो जाएगा, हेलाइड। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों हेलाइड का निर्माण या हेलोजन तत्वों से अभिक्रिया। दोस्तों सपोज दैट धातु से अभिक्रिया कराएं हम, क्योंकि ये तो धातु है तो धातु से तो अभिक्रिया करेगी नहीं, इससे अभिक्रिया होगी धातु से अभिक्रिया। अब धातु से अभिक्रिया देखिए दोस्तों, ये हमारा हेलोजन सॉरी लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व है जिस पर 3+ होगा। अब धातु के तौर पर दोस्तों हम ले लेते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, अब नाइट्रोजन पर आवेश कितना होता है, -3 होता है दोस्तों, कितना -3। तो बिल्कुल आसानी से आप समझोगे, इस पर 3+, नाइट्रोजन पर 3-, तो 3 से 3 कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, Ln और ये कैपिटल N। दोस्तों ये बन जाएगा नाइट्राइड, हेलोजन से हेलाइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, हाइड्रोजन से हाइड्राइड और नाइट्रोजन से नाइट्राइड। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से नाइट्राइड का निर्माण होगा। ये हमने अधातु लिए, नाइट्रोजन का है अधातु। सल्फर ले लो दोस्तों, सल्फर में ये देखिए दोस्तों, ये लिखा सल्फर। ठीक है, अब सल्फर का कितना होता है दोस्तों, -2। कितना आता है, -2। अब देखिएगा -2 होता है दोस्तों, तो 2 यहाँ जाएगा और 3 यहाँ आएगा, तो Ln2 और दोस्तों S कितना हो जाएगा, 3। ये बनाएगा सल्फाइड, नाइट्राइड ये सल्फाइड। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये इसके कुछ रासायनिक गुणधर्म थे। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आए होंगे। दोस्तों ये लेंथेनाइड श्रेणी के कुछ रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों को हमने देखा यहाँ। आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, पर अगली क्लास में क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, उस क्लास को देखना न भूलिएगा। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।